अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफ। कोई भी डाटे को हमने ग्राफ में कैसे शो करना है और कितनी किस्म के ग्राफ हैं और किस तरह इनको लेके चलना है और कैसे हमने बनाने हैं, आज ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी सिंपल बार चार्ट। ठीक है, सिंपल बार चार्ट कैसे होते हैं? बार चार्ट या सिंपल बार चार्ट, अ सिंपल बार चार्ट, इसको बार चार्ट भी बोल देते हैं, कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बार ऑफ इक्वल विड्थ और लेंथ। उनकी लेंथ या उसकी चौड़ाई जो है, लंबाई और चौड़ाई जो है तकरीबन एक जैसी होती है। ठीक है, चौड़ाई तो लाजमी एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि जितनी आपने ये एक वैल्यू लेनी है उसकी जितनी चौड़ाई आपने रखनी है ग्राफ के अंदर। अगर 2 सेंटीमीटर रखनी है तो 2 सेंटीमीटर रखें, अगर 1 सेंटीमीटर रखनी है तो 1 सेंटीमीटर रखें, लेकिन तमाम की जो विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी, वो आपने 1 सेंटीमीटर रखनी है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक ग्राफ बना दिया। ये सिंपल बार चार्ट होगा, सिंपल बार ग्राफ होगा। इधर जो आपके पास वर्टिकल लाइंस हैं इनमें मैंने नंबर शो कर दिए। अब ये डाटा कौन सा था? फॉर एग्जांपल ए जो स्टूडेंट है उसके किसी सब्जेक्ट में 50 नंबर आए हैं, बी स्टूडेंट के 40 नंबर आए हैं, सी स्टूडेंट के 60 आए हैं, डी स्टूडेंट के 55 आए हैं। तो मैंने इनको एक ग्राफ की शक्ल में बयान कर दिया। इसको मैं कह दूंगा सिंपल बार चार्ट। अब देखें ए के जो है 50 नंबर को मैंने इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, वो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह का सूटेबल ग्राफ आपको पता चलता है आपने करना है। अगर 10 नंबर का भी लेनी है साइज़ तो 10 नंबर की ले लें, 20 नंबर की साइज़ लेना है तो 20 नंबर की ले लें। और इधर आपने 1 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया, थोड़ी सी जगह छोड़ दें। ठीक है, और उसके बाद आप 1-1 सेंटीमीटर का फासला लेते जाएं और दरमियान में जो ना वो 1 सेंटीमीटर से भी हाफ कर लें, ताकि हमें पता चल जाए ये जोड़ना नहीं है, इनको थोड़े से फासले पे रखना है ताकि हमें पता चले ये ग्राफ बनना और साफ़ सुथरा ग्राफ बनाना। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनमें आपने नंबर ले लेने हैं, जो आपकी वैल्यू है, जो फ्रिक्वेंसी है। और हॉरिजेंटल में एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं। ठीक है जी, और वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजेंटल में आपने वो जो स्टूडेंट के नेम है ABC मैंने लिख लिया, आप अली हमजा कुछ भी ले सकते हैं, वॉटेवर, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने नीचे स्टूडेंट के नाम लिख लिए, उनके नंबर वाइज आपने ग्राफ बना दिए। ठीक है, तो ये सिंपल बार चार्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने देखें सिंपल सा बनाया है, एक ही बार चार्ट बना दिया। ठीक है, इसमें क्या किया आपने कि सिंपल बार चार्ट जो है कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार। हॉरिजेंटल ये वाली लाइन और वर्टिकल बार। ठीक है, फिर वो कहता है उनकी विड्थ और लेंथ जो है वो इक्वल होती है। मीन टू से जितनी आपने विड्थ इसकी ली है सबकी उसी तरह से लेंगे। लेंथ वो उस हिसाब से लेनी है कि 50 है 50 के हिसाब से, 40 है 40 के हिसाब से, 60 है 60 के हिसाब से, और 55 है तो 55 के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है, जिस तरीके से आपने सिंपल बार चार्ट किया है इसी तरह से मल्टीपल बार चार्ट भी कर सकते हैं। मल्टीपल बार चार्ट में क्या होता है कि एक स्टूडेंट के ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। वो कहता है ए स्टूडेंट जो है वो उसने एक सब्जेक्ट में जो है 50 नंबर लिए हैं, दूसरे में उसने 30 लिए हैं। इसी तरह से दूसरा जो है वो एक में उसने 50 लिए हैं, दूसरे में उसने 40 लिए हैं। फिर सी जो है उसमें उसने कह दिया 40 लिए हैं और 60 लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा स्टूडेंट जो डी स्टूडेंट जो है उसके 55 है तो 45 है। इस तरीके से मैंने 2 टेस्ट के नंबर ले लिए। ठीक है, अब देखें, अब मल्टीपल बार चार्ट शोज 2 और मोर कैटेगरी, 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज टू दी वैल्यूज ऑफ अ कॉमन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप बार्स या ग्रुप डेटाज। ठीक है, अब ग्रुप बार की शक्ल में हमने 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी को ले लेना है और उनको कॉमन वैल्यू के हिसाब से हमने रिकॉग्नाइज कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीपल बार चार्ट का एक मैंने टॉपिक लिखा है और उसका ग्राफ बनाया है। उसमें देखें एक जो है मैंने 2 ले लिए, ये टेस्ट 1 है। अब इधर आप शो भी कर सकते हैं टेस्ट 1। इसके लिए आपने क्या डिब्बा बनाया है, क्या कॉलम बनाया है जिसमें डॉटेड लाइन है टेस्ट 1 के लिए, और टेस्ट 2 के लिए आपने क्या किया है कि जो आपने ग्राफ बना रहे हैं उसमें आपने ऐसे लाइनें शो कर दी। ठीक है, वो आप निशानदेही कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है।
ए जो है अब उसके देखें पहले के टेस्ट में 30 हैं या 40 हैं, दूसरे में 40 कर दिए। फिर इसी तरह से बी जो है उसके 50 और 30 कर दिए। सी जो है एक में 40 है, एक में 60 ले रहा है। ये मैंने कोई एक वैसे फर्जी सा ग्राफ बना दिया ताकि आपकी पहचान रहे कि आपने मल्टीपल बार चार्ट कैसे बनाना है और सिंपल बार चार्ट कैसे बनाना है। सिंपल बार चार्ट में आपके पास एक डाटा आएगा और मल्टीपल बार चार्ट में 2 या 2 से ज़्यादा आ सकते हैं। अब ये 3 भी आ सकते हैं, क्योंकि देखें ना कई दफ़ा जब हमने किसी बच्चे का स्टूडेंट का रिज़ल्ट आपने डिफ़ाइन करना होता है, बताना होता है, तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म का रिज़ल्ट देना पड़ता है। तो हम इसी तरीके से ए स्टूडेंट का 3 टर्म का रिज़ल्ट ले लेंगे, बी स्टूडेंट का 3 टर्म का रिज़ल्ट ले लेंगे, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपने जो ग्राफ है उसको देखते हुए, डाटे को देखते हुए बनाने होते हैं। कई दफ़ा वो सिंपल बार चार्ट बन जाता है और कई दफ़ा मल्टीपल बार चार्ट बन जाता है। इसमें हमें क्या चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी चाहिए। ठीक है, एक कैटेगरी के लिए फिर हमारे पास सिंपल बार चार्ट, सिंपल चार्ट ही बेहतर है। और जब 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएगी फिर हमने इसको मल्टीपल की शक्ल कर। अच्छा, मल्टीपल में एक टाइप और भी है, यानी कि इसी तरह से उसमें क्या होता है कि आपने डाटा, जैसे ये नंबर है 30 और ये कितने हैं 40, 70 हो गए। अच्छा, मैं अभी आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, ये ज़रा देखिएगा। अब मैं इन दोनों को इकट्ठा भी बना सकता हूँ। कैसे, पहले 30 नंबर का ले लूँगा डाटा, फिर उसके बाद 40 उसमें ऐड कर दूँगा और ये इस तरीके से। ठीक है, यानी कि मैं इसको ऊपर नीचे भी ले सकता हूँ। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको ग्राफ को कैसे लेना, चाहे इस शक्ल में ले लें, चाहे मल्टीपल में इस शक्ल में ले लें। आप इस शक्ल में भी ले सकते हैं, यानी कि पहला ग्राफ नीचे बनाएंगे, फिर दूसरा उससे ऊपर, फिर तीसरा उससे ऊपर, फिर वैल्यू ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये 30 है और ये 40 है, टोटल कितना हो गया 70, तो मैं 70 के ऊपर ये इसका ग्राफ बना लिया। ये इसी तरह ये कितना है 50 है और प्लस 30 है, मैं 80 तक इसको लेके चला जाऊँगा। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, ग्राफ चाहे वो इस तरीके से बना लें चाहे इस तरह से बना लें। ये क्या, मल्टीपल बार 2 तरह से बन सकते हैं, या तो साथ जोड़ के बना दें या ऊपर नीचे से बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जी टॉपिक है जी पाई चार्ट। पाई से थोड़ा सा आइडिया मिल गया, जैसे पाई होती है गोल शक्ल हो, ठीक है, यानी कि इस शक्ल की हो। पाई वैसे बेसिकली इस तरह की शक्ल होती है ये। ठीक है, तो इसमें वो सर्कल टाइप आ जाती है, सर्कल का हिस्सा आ सकता है। अब पाई चार्ट आल्सो नोन एज सेक्टर डायग्राम, सेक्टर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एज अ सर्कल कंसिस्ट ऑफ 36 डिग्री। एक सर्कल में, एक दायरे में हमेशा 360 डिग्रीज होती हैं। ठीक है जी, एक दायरे में, एक सर्कल में हमेशा 360 डिग्रीज होती हैं, एंगल्स होते हैं। सो द होल क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी होगी ऑफ द डाटा टू बी डिस्प्लेड, उसको हम डिस्प्ले करेंगे इक्वल टू 360 डिग्री के अंदर हमने रखना। ठीक है, पाई चार्ट में ये है, ये ज़्यादातर पाई चार्ट हमने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करते हैं। घर में जो अखराजात होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, शॉप पे जो अखराजात होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। यानी कि ये घरेलू, आप समझ लें कंजम्पशन वगैरह, घरेलू जो एक्सपेंडिचर वगैरह है उनके लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम। अब इसमें देखिए मैंने एक मिसाल ली है, एक एग्जाम्पल लिया है, उसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि पाई चार्ट हमने कैसे डिफ़ाइन करना और कैसे बनाना। मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया कि फूड, क्लॉथिंग, फ्यूल, ईंधन वगैरह और हाउस रेंट, ये टोटल मैंने मिला के टोटल 30,000 का एक बजट बनाने की कोशिश की है। यानी 30,000 को हमने पाई चार्ट में शो करना। हमने क्या किया, फूड के 8,000 है, क्लॉथिंग के 5,000 है, फ्यूल के 5,000 है, हाउस रेंट 12,000 है। टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। ठीक है जी, हमने क्या करना, अब इसको बनाने का तरीका क्या है। आपकी ये 8,000 है, इसको टोटल वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 360 जो एंगल्स हैं, टोटल एंगल, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 96 डिग्री आ जाएगा। इसके लिए ना आपको एक डी या प्रोटेक्टर जो जिसको आप बोलते हैं वो चाहिए, डी चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरे में देखो 55,000 है, डिवाइडेड बाय 30,000 है, मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो 60 आ गया, 60 डिग्री आ गया। इसी तरह थर्ड में भी 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ में आता है 144 डिग्री। कैसे, 12,000 को 30,000 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया
360 से, तो इसका आंसर आ गया 144। अब आपने पहले एक लाइन लगा देनी है, पहले एक लाइन आपने खुद अपने पास से लगा लेनी, सीधी लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस की लाइन लगा दी। वहाँ पर आपने प्रोटेक्टर या डी रख के 96 का एंगल आपने ढूंढ लेना, जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे निशान लगा के आपने एक लाइन लगा देनी। उसके बाद आपने क्या करना है, वही प्रोटेक्टर अब यहाँ पे रखना है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आपने ढूंढना है, जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा आपने उस पर क्या कर देना, निशान लगा देना, फिर वो लाइन लगा देनी। फिर यहाँ पे फिर आपने प्रोटेक्टर रखना है और यहाँ से ये डी रखनी है, तो यहाँ से फिर आपने क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बना देना। और बाकी आप देखेंगे, पैमाइश करके देखेंगे तो 144 का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सर्कल बना के, ठीक है, सर्कल ज़रा साफ सुथरा सा हो और बिल्कुल सर्कल हो, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने उसी तरीके से एंगल निकाल के अपने बारी बारी सारे एंगल्स को डिफाइन कर लें। ये है जी हमारा पाई चार्ट। अब देखिए ये जो डाटा हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ली थी उससे हमने अभी तक 3 चार्ट डिफाइन किए, ठीक है। अब मेन 3 चार्ट है, इसको हम डिफाइन करेंगे, इसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके अलावा भी और भी चार्ट हैं, तो वो अभी जी हमारा जो ना ग्राफ को लेके चलते हुए हमारा नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम के लिए एक चीज़ जो अभी हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ली थी, उसमें एक चीज़ें जो हिस्टोग्राम के लिए ज़रूरी है वो अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही लेनी है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने लास्ट बताया कि कैसे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि उसको लेके हम हिस्टोग्राम की तरफ आ सकेंगे। अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें मैंने क्लास ले ली 65 से 84, 85 से 104, 105 से 124, 125 से 144, इसी तरीके से 20 के इंटरवल से मैंने ये वैल्यू 204 तक मिली। अच्छा एक चीज़ और, क्लासेस में जो इंटरवल है ना वो कोशिश करनी है एक ही रहे, यानी कि अगर 10 का इंटरवल आप ले रहे हैं तो 10 का ही लें, अगर 20 का इंटरवल ले रहे हैं तो 20 का लें। ये ना हो कि पहली क्लास में 10 का इंटरवल है, दूसरी में 8 का आ गया, ये नहीं होना चाहिए। इससे हमारा डाटा जो है और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो गलत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी साथ दी होगी कि 65 से लेकर 84 तक की वैल्यू में 9 ऑब्जर्वेशन आ रही है, 85 से लेके 104 तक 10 ऑब्जर्वेशन आ रही है। इसी तरह से चलते चलते हर एक की ऑब्जर्वेशन निकली है। ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या है, फ्रिक्वेंसी है 9, 10, 17, 10, 5, 4 और 5। ये एक मैंने ग्राफ जो है, एक टेबल जो है वो लिया है, ये अक्सर एग्ज़ाम में यही टेबल को लिया जाता है। अब इसमें मैंने सबसे पहले एक्स बनाया है। एक्स से मुराद क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। इससे क्या मुराद है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे लेना है, मिड पॉइंट ये होगा 65 को 84 के साथ प्लस करेंगे, 65 प्लस 84, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाता है 74.5। इसी तरह से दूसरा मिड पॉइंट अगर इसका लेना है तो 85 को 104 पे प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे, वो आंसर आ रहा है 94.5। मिड वैल्यू लेनी है। उसके बाद हमने 105 से 124 तक की वैल्यू ली, 114.5। इसी तरह नेक्स्ट में लेंगे 134.5, इसी तरीके से चलता जा रहा है। और एक चीज़ आप इसमें देखेंगे जो सबसे अहम चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि आप देखें इनमें सबका जो इंटरवल है, हाइट है, वो सेम आ रही है, 74.5 से 94.5, 114.5। अब सब में अगर इसकी आप डिफरेंस देखें तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब इसकी हाइट 20 है। अच्छा, उसके बाद मेन चीज़ जो हमने बनानी है वो है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री बनाने का असल मकसद है, क्योंकि हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्री आती है। अब क्लास बाउंड्री के लिए होना क्या है कि जो ये होती है लोअर क्लास और ये होती है अपर क्लास, नेक्स्ट में ये लोअर क्लास, ये अपर क्लास, नेक्स्ट में ये लोअर क्लास, ये अपर क्लास। अब जो दूसरा या तीसरा जो होगा उसकी क्लास की जो लोअर क्लास होगी उसमें से उससे ऊपर वाली क्लास की अपर क्लास को माइनस कर लेना। इन दोनों को माइनस किया तो ये आपके पास, आपको पता है 1 आ रहा है, 1 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे,
ठीक है, ये हमेशा 1 ही आता है, ज़्यादातर क्लास इंटरवल में 1 ही आएगा। अब इसका आंसर आता है 0.5। ठीक है जी, 0.5 को लोअर क्लास में माइनस करते जाना है और अपर क्लास में प्लस करते जाना है। अब 65 में से मैंने 0.5 माइनस किया तो वो आ गया 64.5। 84 में प्लस किया तो वो आ गया 84.5। इसी तरह नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है उसमें 85 में से माइनस किया तो 84.5 आ गया। 104 में प्लस किया तो 104.5 आ गया। अगली क्लास इंटरवल में 105 में से माइनस करेंगे 104.5 आ गया और 124.5 आ गया। इसी तरीके से अप टू सोन चलता जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ जाएगी, क्लास लिमिट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल नहीं थे। ठीक है, लेकिन क्लास बाउंड्री में अपर लिमिट और अगली की लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट और अगली की लोअर लिमिट, ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है ये हमारी क्लास बाउंड्री कंप्लीट हो चुकी है। क्लास बाउंड्री का मतलब ये है कि हमारी की 7 क्लास बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी, एक ही चीज़ बन जाएगी। उसके बाद आ जाता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। CF से क्या मुराद है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये भी इजी है कि पहली फ्रिक्वेंसी आपने वही लिख देनी है, दूसरी 9 में 10 ऐड करें 19 आ गया, 19 में 17 ऐड किए 36 आ गया, 36 में 10 ऐड करें 46 आ गया, 46 में 5 ऐड करें 51 आ गया, 51 में 4 ऐड करें 55 आ गया और 55 में 5 ऐड करें 60 आ जाए। यह है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। मीन टू से कि अगली फ्रिक्वेंसी को प्लस करते जाना है, प्लस करते करते अप टू सोन एंड तक आ जाना। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका टोटल भी 60 है और ये आखिर पे वैल्यू भी 60 आएगी। ठीक है जी, ये है हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये भी लाजमी ज़रूरी है। उसके बाद आता है जी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बहुत इजी है कि आपके पास जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी पर डिवाइड कर देंगे। 9 ओवर 60 कर देंगे, जो भी आंसर आ जाए पॉइंट में आंसर आएगा। 10 ओवर 60 कर देंगे, 17 ओवर 60 कर देंगे, 10 ओवर 60 कर देंगे, 5 ओवर 60 कर देंगे, 4 ओवर 60 कर देंगे, इसी तरीके से 5 ओवर 60 कर देंगे। यानी कि ये हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया है, ज़्यादा किया है। ये सारी चीज़ें अब हमें नेक्स्ट ग्राफ में ज़रूरत पड़ सकती हैं और पढ़ेंगे भी। उसमें आपके पास क्या होगा, मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्लास बाउंड्री है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। ये 4 चीज़ें हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रहते हुए मुकम्मल कर ली। और कोशिश करें जब भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आ जाए तो आपने ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तक आपने कोशिश करें ये सारा काम करें ताकि आपके जो एक्सप्लेन अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है जी, ये हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ली है। इसको लेके हमने अब नेक्स्ट हिस्टोग्राम करना है। ठीक है जी, हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने क्लास बाउंड्री बना ली। हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट, एक सेट पर मुश्तमिल है। ठीक है, ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल्स एडजेसेंट होता है साथ मिले हुए रेक्टेंगल्स। ठीक है जी, हुज बेस आर मार्क्ड ऑफ बाय क्लास बाउंड्री। उसकी बेस क्लास बाउंड्री से मार्क्ड होगी, बनी हुई होगी ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर। उसकी बेस हमेशा किसी भी चीज़ की बेस जो है वो एक्स एक्सिस पर ली जाती है और ये क्या है, क्लास बाउंड्री पर मुश्तमिल होगी। अब क्लास बाउंड्री अगर इसी सवाल में देखें तो क्या हमारी बनती है 64.5 से लेके 84.5। हमने पहली क्लास बाउंड्री यही ली 64.5 से 84.5, फिर हमने 84 से 104 ले लिया। ठीक है, 104.5 से 0.5 से 124.5 ले लिया, यानी कि इस तरह से एडजस्टमेंट बना दी। ठीक है, हमने क्या किया, पहली वैल्यू ये ले ली, फिर हमने ये वैल्यू सारी लिखते गए और 204 तक कर ली। अब ग्राफ कैसे बनाना, 64.5 से लेके 84.5 तक क्या फ्रिक्वेंसी थी, 9, तो हमने 9 की ये वैल्यू बना ली। अब 84.5 से लेके 104 तक की वैल्यू क्या थी, 10, तो हमने 10 पे मार्क लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने 104.5 से लेके 124.5 तक क्या वैल्यू थी, 17, हमने 17 तक आपने इसकी फ्रिक्वेंसी बना ली। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, 124 से
0.5 से लेके 144.5 तक हमने टोटल फिट एंड फ्रिक्वेंसी ले ली। इसी तरह से 144.5 से लेके 164.5 तक हमने 5 वैल्यू लेनी है। इसी तरह से 4 लेनी है और 5 लेनी है। ठीक है जी, ये हमारा क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इस हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमने इसके ऊपर एक पॉइंट को आपस में, जो मिड पॉइंट है, इनको आपस में मिला लेंगे। ये जो पॉइंट को मिलाएंगे हिस्टोग्राम के ऊपर, इसको हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यानी कि हमने हिस्टोग्राम के साथ 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया। यानी कि मीन टू से हमने हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट है उनको आपस में मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। ठीक है जी, यानी कि ये बार जो हमने ग्राफ को लेके चले हैं उसमें हम काम कर रहे थे कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है, और उसके बाद हमने हिस्टोग्राम बनाया। हिस्टोग्राम के लिए हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो जो चीज़ें डिफाइन करनी है वो सारी की सारी मैंने बयान करने की कोशिश की है। उसके बाद हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बना देना। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, क्या हमने इसके मिड पॉइंट को लेके साथ चलना है और मिड पॉइंट के, यानी कि मिड पॉइंट को आपस में मिला देना है। ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे का सारा क्या है, हमारा ग्राफ है। अब इसमें आपने मुझे बताना है कि आपने कि ये जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है या हिस्टोग्राम है, ये कहाँ तक आपको समझ आई है, और क्या आपको नहीं अगर समझ आएगी तो आपने मुझे ज़रूर बताना है ताकि इसको कर सकें। ठीक है, ये था हमारा आज का एक टॉपिक था। शुक्रिया।